नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए, हम लोगों ने आपका नंबर सिस्टम वाला चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था। उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी, जिसमें हमारी आज आपकी क्लास नंबर 3 है। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी है, ये क्लास नंबर 3 है। देखिए, हम लोगों ने क्लास आपकी चैप्टर को इस तरीके से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इस चैप्टर को डिफरेंट टाइप में आपका बांटा था, है ना। जिसमें हम लोगों ने संख्याओं के प्रकार से स्टार्ट किया था। प्राकृत संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, है ना, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, ये अभाज्य संख्याएं और सहअभाज्य संख्याएं, ये आज बाकी है। ये आज हम लोग थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे। फिर विभाज्यता के नियम, फिर संख्याओं के योग, अंतर और गुणनफल आधारित प्रश्न, व्युत्क्रम पर आधारित प्रश्न, भागफल और शेषफल आधारित प्रश्न, क्रमागत, विषम, सम, अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न, बहुत सारे आपके जो है वो सारी चीज़ें हम लोग 1 बाय 1 करते हुए चलेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने प्राकृत संख्याओं के अंदर सम और विषम में आपका क्या क्या सीखा था। तो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं, है ना। एक तो हम लोगों ने औसत देखा था, एक तो हम लोगों ने इनका औसत निकालना सीखा था, और एक और हम लोगों ने सीखा था इसका योगफल निकालना। 2 चीज़ें हम लोगों ने सीखी थी, एक तो औसत निकालना, एक योगफल निकालना। और हम लोगों ने आगे जैसे कि सम और विषम संख्याओं में भी यही सीखा था, जैसे कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत हम लोगों ने निकालना सीखा था। प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या निकालना सीखा था, है ना। ये हम लोगों ने देखा था कि ये होता है n+1। क्या होता है? n+1। और जैसे ही बात करूँ विषम की, तो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत हम लोगों ने देखा था। प्रथम n और विषम संख्याओं का औसत आपका जो था वो ये था आपका कि n ही था। अब कैसे? जैसे कि मान लो आप एक क्वेश्चन उठाओ, जैसे कि मान लो ये आपका यहाँ रहने देते हैं। जैसे मैंने बोला कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप बड़ी आसानी से कह देंगे कि 10 सम संख्याएं हैं, तो औसत आपका 10 + 1 = 11 हो जाएगा। वो क्यों हुआ? तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला भी सीखा था। फॉर्मूला तो क्या था? बिल्कुल बेसिक था कि आप पहली संख्या उठाओगे, फिर आखिरी उठाओगे, है ना, पहली और आखिरी लोगे, बटे 2 कर दोगे तो आपका औसत निकल कर आ जाएगा। अब पहली में आप लोग उठाएं, जैसे कि यहाँ पर सम संख्याओं की बात हो रही, तो पहली सम संख्या 2 है। आखिरी सम संख्या की बात करें तो 10 सम संख्याएं लेने के लिए मुझे 20 तक जाना पड़ेगा, तो आखिरी सम संख्या 20 हो गई, बटे आप 2 कर देंगे तो आपका निकल के आएगा 22/2, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 11। तो देखो यहाँ भी 11 आ रहा है, 11 आ रहा है, मतलब आपको प्रथम n सम संख्याओं का औसत जब भी निकालना हो तो आप n+1 कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई औसत की बात। अब योगफल कैसे किया था? तो योगफल में यही था आपका पहली और आखिरी बटे 2 इंटू कर देना है कुल संख्या से। योगफल में यही था। जैसे कि अब मैं बात करूं, एक क्वेश्चन आपको दूं, मैंने लिखा कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। योगफल क्या होगा? तो बड़ा आसान था। देखिए, हम लोगों ने पिछली बार भी डिस्कस किया था। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपका वही फॉर्मूला जो हम लोग सीखते आ रहे हैं सदाबहार की, पहली संख्या, है ना, प्लस आखिरी संख्या बटे 2 और गुणा कर देना है कुल संख्या से। कुल संख्या कितनी? तो 20 संख्याएं हैं, तो आपको कुल संख्या की जगह केवल 20 और लिख देना है, तो फिर आपका काम हो गया, है ना। तो जैसे पहली संख्या आप 2 लेंगे, आखिरी संख्या 20 ना लेकर आपको 20 सम संख्या लेना है, मतलब आपको 40 तक जाना पड़ेगा, है ना। तो आखिरी सम संख्या आपकी 40 हो जाएगी, बटे 2 गुणा करेंगे आप कुल संख्या से, यानी 20 से, तो ये हो जाएगा 42, और 42 को काट देंगे तो आ जाएगा 21। तो 21 × 20, यानी कि इसका आंसर बनेगा 21 × 42, यानी कि 420 इसका आंसर हो जाएगा। आप बिल्कुल इजी वे में इसको कर सकते हैं, बहुत आसान है ना। सारी चीज़ें बिल्कुल 1 बाय 1 आपकी चल रही है। ठीक है, इसमें थोड़े से क्वेश्चन और ये बने थे कि जैसे बीच में से दे दिया हो, मान लीजिए वो दे दे कि आपका 11 से 40 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि आपका जो फॉर्मूला है वही काम करेगा। कौन सा वाला? पहली संख्या, है ना, फिर आपकी आखिरी संख्या, पहली संख्या आखिरी संख्या बटे 2, और योगफल देखा तो आपको कुल संख्या का गुणा भी करना ही पड़ेगा। तो ये योगफल देखते ही कुल संख्या यहाँ पे लिख देना, और अगर औसत हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर औसत यहाँ पे हो तो फिर यहाँ कुल संख्या नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है।
अब पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो पहली संख्या आपकी 11 से 40 के बीच लेना है, तो सम संख्या में पहली सम संख्या हो जाएगी आपकी 12। ठीक है, अब 40 तक ही संख्याएं लेना है, तो आपकी 40 आखिरी संख्या हो जाएगी, बटे आप 2 करेंगे और कुल संख्या में आप लिखेंगे कितनी। तो देखो अगर 1 से 40 तक होती तो हम 40 संख्याएं लेते, लेकिन 11 से स्टार्ट हो रही है, मतलब इधर की 10 खत्म, तो 10 खत्म कर दिया आपने, तो बची 30 संख्याएं। अब 30 संख्याओं में भी केवल सम ले रहे हैं, तो 30 में आधी सम है और आधी विषम है, तो सम ही ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 15 ही लिखना पड़ेगा। तो 40 10 50 52, तो 52 को आधा कर देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 26, तो 26 गुणित 15 आपका आंसर आ जाएगा। 15 छंग 90 की 0, 80 लागा 9, 15 दूना 30 और 9 यानी कि 390 जो होगा वो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। बोलो कोई समस्या यहाँ तक? बिल्कुल इजी वे में आपका सारी चीज़ें 1 बाय 1 हम लोगों ने सीखी थी। तो अभी तक हम लोगों ने ये सारी चीज़ें सीखी थी, ठीक है। उसके आगे हम लोग अगर बढ़े तो पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हम लोगों ने देख ली थी। पूर्ण संख्याएं मतलब जो संख्याएं 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 और ऐसे करके आपकी अनंत तक जाने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं। और पूर्णांक में जो है माइनस से स्टार्ट होगी, जैसे कि अनंत से आपकी चलती आ रही है -3 -2 -1 फिर 0 फिर +1 है ना, 2 3 और ऐसे करते हुए अनंत तक। तो ये पूर्णांक संख्या है, बहुत आसान चीज़ें हैं। अब बात करते हैं, आज का टॉपिक हम लोग आगे बढ़ाते हैं जो आपका आने वाला है अभाज्य संख्याएं, है ना। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिसमें केवल खुद का भाग जाए, जिसमें केवल खुद का भाग जाए या फिर एक का, है ना, खुद का भाग जाए, है ना। तो देखिए ऐसी संख्या क्या होती है, तो आपके इसके बारे में थोड़े से फैक्ट जानना जरूरी है। जैसे कि आपको मैं यहाँ लिखकर बताता हूँ कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी है कि वो आपको क्या क्या पूछेगा, है ना, वो आपको क्या क्या पूछ सकता है ना। सबसे इसके यूँ मान लो कि अभाज्य संख्या के इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग देख रहे हैं, जो वन लाइनर, एक तरह से इम्पोर्टेंट फैक्ट जो वन लाइनर है वो डायरेक्ट पूछता है आपसे, है ना। तो सबसे पहले वो पूछेगा, है ना, सबसे पहले वो पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट देता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, है ना। फिर वो बोलेगा आपसे दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, है ना। आप लोगों का आंसर मन में करते चलना है ना। फिर वो बोलेगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। इस तरीके के क्वेश्चन आपके वो देता चलेगा, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, है ना। आपको आंसर करते चलना है, फिर मैं जब बताऊं तो आपको मैच करना है अपने आंसर, ठीक है। और फिर वो बोलेगा कि 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। फिर वो बोलेगा 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। ऐसे प्रश्न आपके वो डायरेक्ट डालता चलेगा, है ना। और वो बोल देगा, मान लो कि ऐसा भी बोलता है, प्रथम ये भी फिक्स आता है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, है ना। ये सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये मैं आपको करके भी बता दूंगा कि क्या क्या हो रहा है, और इसके डायरेक्ट आंसर भी आप लोग याद कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखिए आप सोल्व करने बैठोगे, जैसे 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालने बैठोगे तो आपको दिक्कत आएगी, या फिर आप उसमें समझ आएगा। तो आपको याद कर लेना है, बहुत बार, कम से कम 10 बार एग्जामों में पूछा गया है। इसका आंसर होता है 12.9 आंसर होता है। क्या होता है? 12.9 इसका आंसर होता है, ठीक है। 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो ये होती है आपकी 15, ठीक है। 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो ये होती है आपकी 25, है ना। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो अगर 99 आपके दिमाग में आ रहा है तो मैं बता दूं 97, है ना। फिर 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो ये होती है आपकी 11, है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो अगर आपके दिमाग में 1 आ रहा है या 3 आ रहा है तो मैं बता दूं इसका आंसर होगा 2। वैसे भी आप लोगों को पता होंगे ये क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इससे, एक नंबर का मार्क्स यहाँ से कवर हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी, 2 अंकों की सबसे बड़ी, 1 से 100 तक, है ना। अब हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे 1 से 100 तक की सारी अभाज्य संख्याएं। तो
तो आप लोग डायरेक्ट भी इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें वो पूछता रहता है अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड। इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो देखिए हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। सबसे पहले शुरुआत करें तो एक जो होता है ना आपका, एक ना तो अभाज्य संख्या में आता है, एक ना तो भाज्य में गिना जाता है इसको, ना अभाज्य में गिना जाता है, तो एक तो आपका बिल्कुल आएगा नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं 2 की, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। आपको बहुत सारे दोस्त इसको 2 को नहीं मानते हैं, लेकिन 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या मानी जाती है, ठीक है। 2 के बाद आएगी आपकी 3, है ना। 4 तो आएगी नहीं, क्योंकि जो किसी के पहाड़े में आती है, जो किसी के गुणज हो वो नहीं हो सकती, 4 नहीं होगी। फिर आपकी हो जाएगी 5, है ना। फिर उसके बाद हो जाएगी आपकी 7। फिर अगर 9 दिमाग में आ रहा है तो वो 3 के पहाड़े में आती है, तो 9 नहीं हो जाएगी। अब बात करते हैं 11 की, ठीक है। 11, उसके बाद 13, तो 15 मत लिख देना, क्योंकि 15 जो है 3 के पहाड़े में आती है, तो 15 नहीं होगी। आपकी अगली संख्या हो जाएगी 17, फिर उससे अगली आपकी हो जाएगी 19, ठीक है। अब यहाँ पर 21 अगर दिमाग में आ रहा हो तो 21 जो है 3 तो 21 होता है ना, 7 या 21, ये सारी चीज़ें, तो 21 नहीं होगा। आपकी अगली संख्या आएगी 23, है ना। फिर उसके बाद 25 नहीं आएगी, आपकी आ जाएगी 29। 27 भी नहीं आएगी, क्योंकि 27 भी इसके पहाड़े में आती है, तो 29 आपकी अगली संख्या हो जाएगी, ठीक है। 29 के बाद अगर चले तो 31 आपकी अगली संख्या होगी। 33 नहीं होगी, 33 क्योंकि 33 जो है 3 के पहाड़े में आती है, 3 से कट जाएगा। 35 भी नहीं होगी। जिस संख्या के पीछे 0 और 5 होगा वो अभाज्य संख्या कभी नहीं हो सकती, और जिनके पीछे 2, 4, 6, 8 वो भी नहीं हो सकती। केवल एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है, तो वो केवल 2 है आपकी। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य होने के साथ साथ सम भी है, जो अभाज्य होने के साथ साथ सम भी है ना। तो आपको भविष्य में कोई सी भी संख्या दे दे, मान लो बोल दे 4558 जो है वो अभाज्य संख्या है क्या, तो आपने 8 देखा तो आपको पता चल रहा है कि 2 से कट रही है, तो ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं 35 के बाद, तो 35 के बाद आ जाएगी आपकी 37, है ना। 39 अगर दिमाग में आ रहा है तो वो गलत है, क्योंकि 39 आपका कट जाएगा 3 से, है ना। फिर यहाँ पर बात करें 41 की, फिर यहाँ पर आपका 41 के बाद आपका हो जाएगा 43, फिर 45 नहीं होगा, 47 हो जाएगा, है ना। फिर अगर 49 दिमाग में आ रहा है तो मैं बता दूँ 7 7 जा 49 होता है, साथ ही 49 होता है, तो आपका ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गई 1 से 50 तक। अगर आप इनको गिने और ये 15 संख्याएं आ रही है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये 50 तक आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 15। 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 15 संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 50 के बाद वाली संख्याओं की। तो आप देखोगे 50 के बाद आपकी जो आती है वो आती है 51, है ना। पर 51 आप मत लगा देना, क्योंकि 51 होता है 17 थी 51, है ना, तो 51 नहीं होगी। फिर उसके बाद हो जाएगी आपकी 53, 53, है ना। 55 नहीं होगी, 57 आपका हो जाएगा। 57 भी नहीं होगा, ध्यान रखना, 57 भी नहीं होगा, 59 होगा। 57 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 57 जो है दोस्त वो कट रही है आपकी 3 से, है ना। तो 19 तिया 57 होता है, आपने सुना ही होगा 19 तिया 57, तो 57 नहीं होगी, 57 नहीं होगी, ठीक है। 59 के बाद आप लेंगे 61, फिर आप 63 लेने की सोच रहे हैं, तो मैं बता दूं 3 से कट जाएगा 63, फिर 65 भी नहीं होगा, 67 हो जाएगा, ठीक है। फिर 69 भी नहीं होगा, क्योंकि 69 कट रहा है 3 से, ठीक है। फिर आप बात करें 71, फिर आपका 73, है ना। फिर आपका 75 नहीं होगा, 77 नहीं होगा, 79, है ना। फिर आपका 81 अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो 81 नहीं होगा, क्योंकि 9 से कट रहा है, 9 9 से 81। फिर आपका हो जाएगा 83, है ना। फिर आप अगर 85 लेने की सोच रहे हैं तो 85 होगा नहीं। 87 अगर आपने ले लिया है तो वो गलत होगा, क्योंकि 87 भी जो है वो कट रहा है 3 से, क्योंकि 8 और 7 जोड़ने पर 15 आ रहा है, तो 15 3 का गुणज है, तो 87 भी कट जाएगा, ठीक है। तो 87 नहीं होगा, 89 हो जाएगा, है ना। आपका देखेंगे तो फिर 89 के बाद आप सोच रहे हो अगर 91, तो 91 में बता दूं 91 जो होगा वो आपका कट रहा है 13 से, है ना। 13 7 91, तो 91 नहीं होगा। 93 भी नहीं होगा, 93 भी आपका जो है 3 से कट रहा है ना। तो 93 नहीं होगा, 95 नहीं होगा, तो 97 हो जाएगा, है ना। तो 97 और 99 तो होगा नहीं, क्योंकि 99 तो 9 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है ना। तो ये आपकी जो है ये आपकी इस प्रकार से हो जाएगी। तो बाकी की संख्या ये हो गई। तो ये अगर 10 हो रही है तो ठीक है, फिर
है ना, 5, 4, 9 और 1 10, ठीक है। तो ये 15 संख्या है, तो 1 से 50 तक है ना, 15 संख्याएं ये हो गई, 10 ये हो गई, तो कुल आपकी 1 से 100 तक जो है कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं, ये आपको याद रखना है ना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। वैसे भी आपका चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो हम लोग इसके जो है ये पीडीएफ आपको दे देंगे, तो आपको ये पीडीएफ में ये सारा चीज़ मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2, 3, 5, 7 ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, 1 से 100 तक के प्राइम नंबर्स लिखे हुए है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याओं के कैसे कैसे आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किस किस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो अब सर इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे कि मान लो आपसे वो बोल दे, मान लो आपसे औसत की बोल दे, तो औसत ऐसे पूछेगा वो, जैसे कि हम लोगों ने वो क्वेश्चन नहीं किया था, अभी हम लोगों ने याद भी किया था डायरेक्ट कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। तो आप पहली, आखिरी और बटे 2 अगर करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं गलत हो जाएगा, है ना, क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप ये करते हैं ना कि औसत निकालने के लिए फॉर्मूला आपने जो अभी बनाया है कि पहली संख्या आखिरी संख्या है ना बटे 2, ये कर दो तो हो जाएगा। जैसे 10 अभाज्य संख्याओं की बात करें तो पहली संख्या आपकी 2 है, फिर आखिरी 29 है ना, और बटे 2 कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के बीच अंतर समान नहीं है, अंतर समान यानी कि सेम, जो आपका डिफरेंस जो होता है ना संख्याओं के बीच, वो अगर सेम नहीं है तो आप पहली आखिरी संख्या नहीं ले सकते। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कि हम नॉर्मल बात करें कि मैंने लिखा 1, 2, 3, 4 और 5। अब इनमें आप लोग बिल्कुल बता सकते हो कि इसका औसत क्या है, तो आप फटाक से बोल दोगे कि सर 3 है। ऐसा क्यों कर सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हो 1 से 2 के बीच में +1 हो रहा है, 2 से 3 के बीच में +1 हो रहा है, 3 से 4 के बीच में +1 हो रहा है, और 4 से 5 के बीच में +1 हो रहा है। यानी कि गैपिंग जो आ रही है इनके बीच में, जो गैप आ रही है वो गैप आ रही है एक नंबर की, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोग वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, कौन सा वाला, कि पहली आखिरी बटे 2, यानी कि जैसे पहली संख्या आप ले 1, फिर आखिरी संख्या आप ले 5 और बटे 2 कर दे, तो 1 और 5 जोड़ा तो 6, और 6 बटे 2 किया तो आपका आंसर आ गया 3। ये कब कर सकते हो, जब आपका अंतर समान हो, डिफरेंस सेम हो। लेकिन इसी की जगह मान लीजिए ये हम लोग मिटाते हैं, मान लीजिए ये मैंने मिटाया, और इसी की जगह हम लोगों ने क्या किया, मैंने दूसरे नंबर आपके लिख दिए, ठीक है। जैसे कि मान लो ये मैंने लिखा, जैसे कि मैंने आपका इस तरीके से लिख दिया, है ना, जैसे मैंने लिख दिया 1, है ना, 1, 2, फिर 4, फिर 7, फिर 9, ठीक है, ये लिख दिए मैंने, नंबर लिख दिए 1, 2, 4, 7, 9। तो क्या आप बीच वाली संख्या ले सकते हो क्या, आप 4 औसत लगा दोगे क्या, तो आप बोलोगे नहीं लगाएंगे। अब मैं बोल दूं कि आप पहली संख्या और आखिरी संख्या लेके बटे 2 कर दो, तो 10 बटे 2 तो 5 औसत आ रहा है क्या, तो आप बोलोगे नहीं आ रहा है। इसमें क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें अंतर समान नहीं है। तो उसी प्रकार से अभाज्य संख्याओं में भी क्या करना पड़ेगा, अंतर समान नहीं होता है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, सभी को जोड़ना पड़ेगा। जैसे इसका औसत निकाले तो औसत बराबर होता है, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग, है ना, सभी को जोड़ना बटे कुल संख्या। जैसे 5 संख्या है तो आप इसको जोड़ोगे, 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9, 7, 16, 16, 10, 26 और 1 26, है ना, और एक कम तो 25, तो 25 बटे 5, यानी कि यहाँ पे हालांकि आ रहा है ना, औसत आ रहा है, पर इस तरीके से आएगा। अब जैसे बात करें प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 10 अभाज्य संख्याएं लिखकर उनको जोड़ना पड़ेगा, 10 अभाज्य संख्याएं लिखकर उनको जोड़ना पड़ेगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देता, वो 10 तक ही पूछता है, और इसका आंसर हम लोगों ने याद भी कर लिया है। इसका आंसर होता है 12.9। क्या होता है इसका आंसर, 12.9 होता है। वो याद क्यों किया है, क्योंकि वो बहुत बार पूछा जाता है, तो उसमें हम लोग समय व्यर्थ नहीं करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 12.9। अब कैसे होगा, तो आप 10 अभाज्य संख्याएं लिखो। 10 अभाज्य संख्याएं क्या है, तो आपने लिखा 2, फिर 3, फिर आपने 5 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर आपने 9 नहीं लिखा क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 11 लिखा, फिर 13 लिखा, फिर 15 नहीं लिखा, फिर आपने लिखा 17, फिर 19, फिर आपका 23, फिर आपका 29। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये पहली जो 10 अभाज्य संख्या है ये हो गई। तो आपका औसत का फॉर्मूला होता है कि सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब कुल कितनी संख्या है, तो उसने खुद क्वेश्चन में दे रखी है
कि कुल कितनी संख्याएं हैं, तो आपकी कुल संख्याएं हैं 10। तो जब भी आपको औसत निकालना हो तो सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या यानी कि बटे 10 हो जाएगा। तो आप इन सभी को जोड़ोगे तो आपने जोड़ा 2 3 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 10 27 और 28, 28 10 38 और 3 41, 41 10 51, 51 7 58, 58 और 10 68, 68 और 10 78 में एक कम 77, 77 और 23 100, 100 और 29 129। तो 129 बटे 10 तो आपका बन जाएगा 12.9। तो इसका आंसर बनेगा 12.9, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान तरीके से आप लोग सीख लेंगे, बस आपको ये याद कर लेना है। बहुत सी बार ये पूछा जाता है तो ये आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, इसको डायरेक्ट याद कर लेना है कि भैया इस तरीके से ये पूछा जाता है तो हमको डायरेक्ट आंसर ये लगा देना है। मान लो अब आपसे वो पूछ ले, मान लो आपसे वो पूछ ले कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, अब आप यूं नहीं लगा सकते पहले आखिरी बटे 2, वो कब लगाते हैं, सम विषम में लगाते हैं, है ना, उसमें लगाते हैं। अभाज्य में कभी नहीं लगेगा। तो अभाज्य में आपको वही लगाना पड़ेगा कि औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग, है ना, बटे कुल संख्या। बस यही करना है हमको, है ना। तो आप देख रहे हो कि योग कैसे करेंगे। तो पहली अभाज्य संख्या लेंगे 2, फिर अगली लेंगे 3, फिर अगली लेंगे 5, फिर अगली लेंगे 7, फिर अगली ले लेंगे 11। बस आपको कर लेना है बटे 2, 2 नहीं, आप कितना करनी है, 5 संख्या ले रहे हो तो बटे 5 ही करना बाबू, है ना, गलत मत कर देना, ठीक है। तो आप करना 2 3 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 10 27 और 1 28। तो 28 बटे 5 यानी कि इसका आंसर जो बनेगा 5 बजे 25, फिर 3 बचा 5 6 30 यानी कि 5.6 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये चीज़ें रख लेना है, कर लेना है, ठीक है। बोलो आई क्या बात समझ में। इस तरीके से आप लोग बिल्कुल करते चलेंगे इसको, है ना, बहुत आसान है। अब अभाज्य संख्याओं में क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। देखो अब तो क्वेश्चन तो अब मेन आएंगे। अब ये तो मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा था। अब क्वेश्चन वो ऐसे देगा कि मान लो उसने लिखा 41 41 43 43, फिर लिखा P Q R क्रमागत 5 अभाज्य संख्याएं हैं, 5 अभाज्य संख्याएं हैं, क्रमागत 5 अभाज्य संख्याएं हैं। तो P प्लस R का मान क्या होगा, P प्लस R का मान क्या होगा। तो आप बताइएगा P प्लस R का मान। तो हम लोगों ने अभी आप लोगों ने 1 से 100 तक की जितनी भी अभाज्य संख्याएं लिखी थी तो वो आपको याद होनी चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि 43 के बाद कौन सी अभाज्य संख्याएं आती है। तो आप ज़रा इस क्वेश्चन को मेरे करवाने से पहले ज़रा सोल्व करिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना याद रहा है अभी तक, है ना। तो आप देखेंगे कि 43 के बाद आपकी जो पहली अभाज्य संख्या है, जैसे 41 43 तो आपका आ गया, ठीक है। अब P की वैल्यू हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो 43 के बाद अगर 45 लेंगे तो गलत हो जाएगा, 47 आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर Q की वैल्यू अगर आप 49 ले रहे हो तो गलत हो जाएगा, 49 अभाज्य संख्या नहीं है। फिर आपने मान लो Q की जगह 51 ले लिया तो भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 51 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 53 आपकी अभाज्य संख्या है। फिर R की वैल्यू आप 55 ले रहे हो या 57 ले रहे हो तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि 55 भी अभाज्य नहीं है, 57 भी नहीं है, 59 आपकी अभाज्य संख्या है। अब आपको P प्लस R का मान इस तरीके से निकालना है कि 47 प्लस 59 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से देख लेना है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 43 और 59 को जोड़ लेंगे तो 9 और 3 10 11 12 का 2 हंसी लगा 1 तो 5 5 10 यानी कि 102 जो आ रहा है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लोग गलतियाँ ये कर देते हैं कि जैसे 47 के बाद बहुत सारे इस Q की वैल्यू 49 ले लेते हैं, बहुत सारे मान लो 49 पता भी हो तो 51 ले लेते हैं, है ना। यहाँ गलतियाँ हो जाती है। फिर मान लो इसकी 51 नहीं लेन 53 भी ले ले, पर यहाँ गलती कर बैठते हैं कि मान लो वो यहाँ पर क्या कर देते हैं 53 के बाद 57 ले लेते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो ये गलतियों से बचने के लिए हम लोगों को 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कंठस्थ होना चाहिए। कंठस्थ का मतलब होता है कि बिल्कुल कंठ में होना चाहिए, याद होना चाहिए,
है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन और मैं आपको दूं, तो ये क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है, आपके भविष्य में इस तरीके के क्वेश्चन आपकी अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड आपके बनते चलते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी, है ना, बहुत सारी चीज़ें बहुत बेसिक तरीके से आप लोग करते चलेंगे, है ना, बहुत आसान तरीके से आप लोग करते चलेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, तो ताकि आपको और इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत ज्ञान हो जाए। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा कि 23, है ना, 23 के बाद लिखा मैंने x, y और z, 23 x, y, z अवरोही क्रम में क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं, तो x इंटू जेड का मान क्या होगा, x इंटू जेड का मान क्या होगा। अब आप लोगों को इसका आंसर कर लेना है, वीडियो को रोक देना है और खुद का आंसर निकालना है कि आपका आंसर जो भी आ रहा हो, उनका गुणा करने पर जो भी आपका आंसर आ रहा हो वो आप लोगों को निकाल लेना है। उसके बाद मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को रोका होगा, है, और कोई बेईमान ने नहीं रोका हो, मेरे को पता है, ठीक है। चलो तुम भी कर ही लो। अब 23 के बाद अगर आपने x की जगह है यहाँ पर, अगर x की जगह आपने यहाँ पर 29 ले लिया है ना, तो मैं आपको बता दूं ये गलत होने वाला है। अवरोही क्रम यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 23 के बाद ये संख्याएं घटते हुए क्रम में चल रही है। घटते क्रम का अर्थ है कि 23 के बाद 29 ना आकर 23 से पहले वाली अभाज्य संख्याएं हमको लेना है। 23 से पहले क्या अभाज्य संख्याएं थी, तो 23 से पहले 19 थी, है ना। फिर y की वैल्यू जो होगी वो 17 हो जाएगी, है ना। फिर z की वैल्यू जो है वो 13 हो जाएगी। तो अगर आप लोगों ने 19, 17, 13 ना लिखा हो और 29, 31 और 37 लिखा हो, तो मैं आपको बता दूं दोस्त, आपका गलत हो चुका है, आपका आंसर गलत हो चुका है। क्योंकि अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में, है ना। तो आपको 19, 17, 13 लेना था। अब आपका क्वेश्चन बना है x इंटू जेड, तो x की वैल्यू लेना है 19, z की वैल्यू लेना है 13 और गुणा कर देना है। तो 19 तिया कितना होता है, आप जानते हैं 19 तिया 57 होता है। तो 57 का 7 हंस लगा 5, 19 से कम 19 और 5 जो है तो 247 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 247 इसका करेक्ट आंसर होगा। आपने जो भी निकाला हो या आपका ये आया हो तो बहुत अच्छी बात है ना। इस तरीके से आपके क्वेश्चन वो देता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि मैं किस ओर आपको ले जा रहा हूं और अभाज्य संख्याओं से किस तरीके के क्वेश्चन आपके बनते चल रहे हैं। तो देखना, एक क्वेश्चन और हम लोग लेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने बोला आपसे कि 61, है ना, 61, 67, फिर आपका लिखना MNOP कितनी है, 3 3 6, हाँ 6 है। क्रमागत 6 क्रमागत अभाज्य संख्याएं, 6 क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं। तो n और p का योगफल, n और p का योगफल ज्ञात कीजिए। अब आप लोगों को वहाँ पता होना चाहिए कि 67 के बाद जो अभाज्य संख्याएं आने वाली है वो कौन कौन सी है ना। और आपको मतलब कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों को 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं बिल्कुल पक्की याद होनी चाहिए। 1 से 100 तक आपकी अभाज्य संख्याएं आपको बिल्कुल पक्का याद होना चाहिए, तब जाकर आपके जो है वो ज़्यादा नहीं देगा, 100 से ज़्यादा वो देगा नहीं, और 100 के अंदर ही आपसे वो पूछता हुआ चलेगा और आपको ये सारी चीज़ें उसको बताते हुए चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, तो जैसे मैं इसको करूँ तो मैंने लिखा 61, बिल्कुल सही, 67 यहाँ तक। फिर आपको m की वैल्यू लेना है, तो m की वैल्यू 69 अगर आप लेना चाह रहे हैं तो गलत हो जाएगा। 69 आपका विभाजित है 3 से, इसलिए 71 लेना पड़ेगा। तो m की वैल्यू तो 71 हो गई।
फिर एन की बात करें तो 73 हो जाएगी, बिल्कुल सही है ना। ओ की बात करें तो 75 गलत हो जाएगा, 77 गलत हो जाएगा, 79 आपको लेना पड़ेगा। और पी की हम बात करें तो 79 के बाद अगर आपने 81 ले लिया है तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि 81 जो है 9 का डिवाइड है और 3 से भी डिवाइडेड है, इसलिए आपको यहाँ पर 81 की जगह 83 लेना पड़ेगा। अब आपसे पूछा था कि एन और पी का योगफल, तो एन की वैल्यू आपको लेना पड़ेगी 73 और पी की वैल्यू लेना पड़ेगी 83। तो बस 73 और 83 को आप प्लस कर दीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, प्लस करना तो नॉर्मल बात है, 3 3 6 8 7 15, तो 156 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा होगा, जो कि आप सभी दोस्तों का मैं आशा करता हूँ कि आया होगा। अदरवाइज अगर आपने यहाँ पर संख्याएं गलत ले ली है या फिर आप गलत संख्याएं ले बैठे हैं तो आपका थोड़ा सा रोंग हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर आपको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए इस तरीके से हम लोग करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन वहाँ पर पूछता है बहुत सी बार कि 1 से 100 तक के बीच की सबसे बड़ी और सबसे छोटी, 1 से 100 तक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बीच अंतर क्या होगा? अभाज्य संख्या के बीच अंतर क्या होगा, ऐसा वो आप लोगों से पूछ सकता है। तो आप बिल्कुल आसानी से आप लोग कर लेंगे, क्योंकि आपको सबसे बड़ी भी पता है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 100 तक में आपकी 97 होती है और सबसे छोटी संख्या आपकी 2 होती है, तो आपका हो जाएगा आंसर 95। तो 95 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बहुत सारे क्या करते हैं कि इसको 99 ले लेते हैं, इसको यहाँ 1 ले लेते हैं, नहीं तो बहुत सारे 2 नहीं लेकर 3 ले लेते हैं, जिनको जानकारी नहीं है, तो फिर आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है ना। तो आप लोगों को तो पता है, आप लोगों के लिए कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आसान है कि आपका 95 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका अभाज्य संख्याओं में वो पूछता है ना, ठीक है। चलिए धन्यवाद आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपकी नेक्स्ट क्लास में, है ना। चलिए धन्यवाद सभी को, है ना, ठीक है। ये अभाज्य संख्याएं आपकी इस तरीके से, ठीक है। अभाज्य संख्या के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, हम लोग आगे पढ़ेंगे अब सह अभाज्य संख्याएं और बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे हम करते चलेंगे, ठीक है। धन्यवाद आप सभी को।